हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की जो हमारी पहली कक्षा थी वो हमने संपूर्ण की थी। और उसमें हमने दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में। अगर तीसरे मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं ना, तो तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार। नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर इस अधिकार की हम बात करते हैं ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के मध्य है। यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के मध्य अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है, लेकिन इन दोनों अनुच्छेदों में कैसे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, तो अनुच्छेद यहां पे लिख देते हैं अनुच्छेद 23 और यहां पे लिखते हैं अनुच्छेद 24। देखिए, अनुच्छेद 23 में क्या है और अनुच्छेद 24 में क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 में तीन नाम है। मानव व्यापार, मानव व्यापार, मानव व्यापार। अगर दूसरे की बात करते हैं तो बालात श्रम, एक नाम आता है बालात श्रम, मानव व्यापार, बालात श्रम और बंधुआ मजदूरी। तीसरा नाम है बंधुआ मजदूरी। देखिए भाई, अनुच्छेद 23 के द्वारा हमें मौलिक अधिकारों में मानव व्यापार यानी मानव का हम क्या नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद में दिया गया बालात श्रम, यानी बच्चों से हम क्या नहीं कर सकते, श्रम यानी कार्य नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी, यानी जो बंधुआ मजदूरी शब्द है वो उपयोग में लिया जाता है अनुच्छेद 23 के द्वारा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम क्या नहीं करवा सकते, कारखाने या फिर कहीं पे भी काम नहीं करवा सकते। तो ये हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 24 में। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार 25 की। यानी 23 और 24 में तो अपन क्या थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार थे। और अब हम 25 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 में हमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, यह है अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, यह है अपने अधिकार नंबर 4। कितना, अधिकार नंबर 4। सबसे पहले तो समता या समानता का अधिकार पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरे अधिकार की हम बात किया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अपने अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के मध्य है। यानी देखिए, अनुच्छेद 25, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25 ये लीजिए, और अनुच्छेद 26, 27 और अंतिम हो गया 28। हमें कुछ नाम मिलते हैं। यानी अनुच्छेद 25 में धर्म के आधार पर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं कर सकते, कौन कौन से हमें मौलिक अधिकारों में छूट है, कौन से में नहीं है, कौन से में हाईकोर्ट अपने को आदेश नहीं देती है धर्म के आधार पर, कौन से में देती है। तो यही मुख्य बातें इसमें दी हुई है। अब हम बात करते हैं धर्म को मानने। अब बौद्ध रूप से हम क्या मानते हैं, धर्म को मानने का अधिकार है, इसमें मानने का अधिकार। ठीक है। अगर दूसरे शब्द की हम बात करते हैं तो प्रचार कर सकते हैं हम। तीसरा जो शब्द आता है, हमें क्या है, प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। देखिए, अनुच्छेद 25 हमें यह कहता है कि भाई मैं मेरा धर्म मान रहा हूं, जैसे मैं हिंदू हूं, तुम मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो, सबको अपना अपना धर्म मानने का क्या है, हमारे संविधान में अधिकार है।
और वो भी मौलिक अधिकार के रूप में। हम उसका प्रचार भी कर सकते हैं, भाई हमारा धर्म ये है। अब अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, तो धार्मिक प्रबंध शब्द आता है इसमें। इसमें क्या आता है? धार्मिक प्रबंध शब्द। धार्मिक कार्यों का प्रबंध अनुच्छेद 26 में किया जाता है। अगर अनुच्छेद 27 की हम बात करते हैं ना, तो अनुच्छेद 27 में क्या दे रखा है कि जो धार्मिक पैसे होते हैं, धार्मिक के आधार पर हम जो इतने भी पैसे लगाते हैं धार्मिक कार्यों में, क्या करते हैं, जितने भी रुपए लगाते हैं उन पर कोई भी प्रकार का सरकार कर नहीं ले सकती, यानी टैक्स नहीं लेती है। क्या नहीं लेती है? टैक्स नहीं लेती है। कौन नहीं लेती है? सरकार। ये हमें क्या मिला हुआ है? मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि भाई धार्मिक अपना जो भी कार्य करा या दान देवा बिना किसी भी प्रकार वो आपने के कौन लगे, कर कौन लगे। अब हम बात करें शिक्षण संस्थाएं, इसमें दिया हुआ है शिक्षण संस्थाएं। देखिए, किसी भी संस्था में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। कुछ जो विशेष है उन्हीं में दी जाती है, लेकिन धर्म के आधार पर वे किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं होती। जो भी भारत में नियम दे रखा है और भारत की जो शिक्षा है, जो शिक्षा नीति है, वही हम मतलब अपनी संस्थाओं में क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। ये हमें मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 28 में। तो ये थे अपने मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णित है। अगर हम नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो पांचवा कौन सा होगा? अपने पांचवा जो अपने मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। अब संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो किसके लिए विशेष है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अधिकार नंबर हम बात करते हैं 5 की, और 5 में है संस्कृति। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित, ठीक है। अधिकार शिक्षा से संबंधित क्या है? अधिकार अपने को। और कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो 29 और 30 में। कौन कौन से में है? 29 और 30 में। अपने को याद क्या रखना है? जो मौलिक अधिकार अपने को मिल रहे हुए हैं 12 से लेकर 35 तक। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में ये सभी छात्रों के ये चल रहा है कि हमने 12-13 तो अनुच्छेद पढ़े ही नहीं है, फिर भी आप 12 से बता रहे हो सर। लेकिन इसकी भी जो जानकारी हम लास्ट में पढ़ेंगे जरूर 12 की, ठीक है ना। 12 और 13 क्या है, यानी अपने मौलिक अधिकार है, शुरुआत उनकी 14 से होती है, लेकिन सम्मिलित 12 और 13 को भी कर रखा है। उससे पहले हम 29 और 30, अगर संस्कृति और शिक्षा शब्द का नाम आ रहा है ना, तो इसमें आपको एक नाम ध्यान रखना है, किसका? अल्पसंख्यक। यहां पे अपने को क्या नाम याद रखना है? अल्पसंख्यकों, ठीक है ना। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो अपने मौलिक अधिकार दे रखा है। देखिए, अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29, ठीक है ना, 29 और अनुच्छेद 30, इसमें क्या दे रखा है? अल्पसंख्यकों के, देखिए अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जितने भी है ना भारत में, उनको क्या दे रखा है? उनके हितों का संरक्षण दे रखा है। हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में अगर कहा दिया जाए तो 29 में, अनुच्छेद 29 में उनके हितों का क्या है? संरक्षण दे रखा है। अब बात करते हैं भाई 29 में, 29 और 30 मौलिक अधिकार हमें अल्पसंख्यक को मिला हुआ है, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है। और इसमें क्या है? इसमें दिया गया है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान है। इसमें शिक्षा संबंधी क्या है? विशेष प्रावधान दिया गया, किसमें? अनुच्छेद 30 में। यानी भाई क्वेश्चन बनता है कि अपने भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, कौन सा मौलिक अधिकार है? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, वो है 29 और 30 में। अब देखिए, अब हम लास्ट का जो अपना मौलिक अधिकार है हमें मिला हुआ है, यानी अनुच्छेद 32, वो पढ़ेंगे। कौन सा है? अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार का टॉपिक बहुत ही इजी है, अगर सही तरीके से हम पढ़े ना तो। ये है अपने संवैधानिक, कौन से? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और कौन से में है? तो बात की जाए ना तो ये है अनुच्छेद अपने 32 के अंतर्गत। कौन से? आर्टिकल 32 में। देखिए,
आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि हमने अनुच्छेद 31 की बात क्यों नहीं की भाई, सीधे 32 में क्यों चले गए। तो अनुच्छेद 31 मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे 300 में कानूनी बना दिया गया है। ठीक है। अगर वैसे स्वतंत्रता में बात की जाए ना, तो अनुच्छेद 19 च के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार होता था, लेकिन बाद में उसे भी हटा दिया गया था। और वो अपने एसआई के एग्जाम 2018 में साहित्य पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 19 में संपत्ति का अधिकार कहां दिया हुआ था, तो अनुच्छेद 19 में च में दिया हुआ था। देखिए अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर ने, किसने, बी आर अंबेडकर ने, ध्यान देना इस बात पे, बी आर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है साहब। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसको कहा है, मौलिक अधिकार कितना नंबर है, 32 को। और यह है भारतीय संविधान की आत्मा। कहने वाले व्यक्ति कौन है, बी आर अंबेडकर। अब हम बात करते हैं कि वह दो नाम आते हैं आत्मा, एक प्रस्तावना को भी हम आत्मा कहते हैं। किसको, अपने प्रस्तावना को। देखिए इसमें भी अपने क्या नाम आता है, प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, एग्जाम के अंतर्गत ऐसा पूछा जाए ना कि बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा है, तो संवैधानिक, बी आर अंबेडकर नाम आता है तो मौलिक अधिकार यह होगा। अगर सीधा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या कौन है, तो प्रस्तावना है। चलो यहां पे कंफ्यूजिंग हट गई। अब देखिए अपने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी अनुच्छेद 32 है, वो क्या करता है, 5 रिट जारी करता है। कितनी, 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय और अपने उच्च न्यायालय के द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। इसका हम वर्णन करेंगे और इस पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो ये अपने को 5 रिटों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नाम आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फर्स्ट नंबर है वो कौन सी है, फर्स्ट नंबर है वो है अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण। शब्द का नाम आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द क्या है कि भाई जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। लो जी हो गया। अब देखिए ये था अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना इस पे, इतना याद रखना है कि भाई 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपने न्यायालय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। अगर हम बात करते हैं परमादेश, परमादेश देखिए दूसरा नाम आता है परमादेश, परमादेश। अगर हम परमादेश की बात करते हैं ना, तो परमादेश यानी इसका अर्थ निकलता है आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने सरकारी अधिकारियों को क्या देती है, आदेश देती है। सरकारी अधिकारी को, जितने भी सरकारी अधिकारी है उनको आदेश जारी करती है, अधिकारियों को आदेश जारी करती है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। कर्तव्यों का मतलब है जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो कार्य सही ढंग से किया जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध। तीसरा नाम आता है अपने रिट में प्रतिषेध। देखिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है अगर आप सही तरीके से समझते हो तो। प्रतिषेध क्या है भाई, सीधी सी बात है, एक होता है अपने जिला न्यायालय, एक होता है राज्य का जो न्यायालय होता है वो। देखिए ऊपरी न्यायालय, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है। किसको, निचले न्यायालय को क्या आदेश देता है कि भाई जो ये केस चल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कैसा है, आपके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। देखिए अब हम बात करते हैं 4 नंबर की।
4 नंबर है उत्प्रेषण, ये लीजिए 4 नंबर रिट, और 4 नंबर रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण शब्द यानी सेम लागू यही नियम होता है कि जो ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जो आदेश देता है कि भाई जो अधिकार आपका ये जो केस चल रहा है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये जो केस है वो मेरे अंडर में दे दिया जाए, यानी ऊपरी न्यायालय के अंडर में दे दिया जाए। ठीक है, ज्यादा कुछ भी चेंजिंग नहीं इसमें, यानी इसमें तो चेतावनी दी कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और इसमें यह कहा है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर केस चल रहा है, यानी लंबित केस। कुछ बार क्या होता है कि जो केस होते हैं अपने बहुत लंबे चलने लग जाते हैं और केस का मतलब नतीजा नहीं निकलता है, तो जो निचली कोर्ट होती है ना, वहां से ये न्यायालय ऊपर की ओर भेजने लग जाते हैं भाई केस को। ये नियम यहां पे लागू होता है। अब देखिए अधिकार प्रक्षालेख, पांचवी जो रिट है अपनी अधिकार प्रक्षालेख, यानी अधिकार प्रक्षालेख। अब अधिकार प्रक्षालेख ये कुछ क्या होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो नीचे पद पे होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें योग्यता के आधार पर क्या होते हैं वो ऊपर के पदों पे चले जाते हैं। लेकिन सरकार जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये निर्णय लेती है कि वो उसे पद के लिए योग्य है या व्यक्ति नहीं है, यानी जो सरकारी कर्मचारी है वो उस पद के लिए योग्यता है या नहीं है। अगर योग्यता होता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है, अगर वो योग्यता पे नहीं होता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। तो देखिए ये थे अपने मौलिक अधिकार। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 12 और 13 वो रह गए, और अपने बात की जाए तो 33, 34 और 35 जो मौलिक अनुच्छेद है उनके बारे में भी अपने क्या करेंगे, विस्तृत वर्णन करेंगे। जो मुख्य मुख्य अपने मौलिक अधिकार थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं। और आज लाइट की वजह से थोड़ी मतलब दिक्कत आ रही है क्योंकि रोशनी नहीं है, तो अपने इस क्लास को कैसे भी करके एडजस्ट करें और अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।